हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मून लाइटिंग के इशू के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है और इसके ऊपर वेरियस जो हमारा एंटरप्रेन्योर्स है उनका क्या रिएक्शन है। एंटरप्रेन्योर्स मतलब मान लीजिए बहुत सारा कंपनी है, उनका क्या क्या पॉलिसीज है हम उसको देखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टांस है हम उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि देखिए मून लाइटिंग इशू ये रिसेंटली चर्चा में क्यों है, हम उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो मूनलाइट्स के बारे में, हम ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए मूनलाइटिंग का इशू ये बहुत सामने आ गया तब जबकि ये जो विप्रो कंपनी है ना, इन्होंने 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। लेकिन इन लोगों ने फायर क्यों किया, इसका रीजन देखिए। विप्रो ने देखा कि विप्रो के अंदर ना ऑलमोस्ट 300 जो पीपल है वो लोग मतलब ये मून लाइटिंग के जो मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसका अब मून लाइटिंग का मतलब क्या है, हम पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, मतलब कोई एम्प्लॉय है जो टीसीएस में काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो सेम एम्प्लॉय कई और कंपनी, मान लीजिए ये विप्रो में काम करता है, ठीक है। और देखिए ये जो मून लाइटिंग का इशू है ना, ये आईटी सेक्टर में ही ज्यादा है, तो हम लोग ये टीसीएस विप्रो को देख रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ टीसीएस या विप्रो के केस में, हम यहाँ पे समझने के लिए तो एक बार टीसीएस को ले रहे हैं और एक विप्रो को ले रहे हैं। तो मून लाइटिंग का मतलब है एक ही बंदा वो टीसीएस में भी काम करता है और वही सेम बंदा वो विप्रो में भी काम करता है, इसको बोला जाता है मून लाइटिंग। अब देखिए विप्रो ने तो जब ये मून लाइटिंग का इशू उनके पास जब सामने आया, उन्होंने क्या किया, ये जो 300 जो एम्प्लॉय है उनको बाहर निकाल दिया। अब इन्फोसिस विप्रो का और एक आपको पता होगा कंपनी है। देखिए इन्फोसिस ने अभी तक तो बाहर तो नहीं निकाला, लेकिन इन्होंने ये क्लियरली बोल दिया कि जो मून लाइटिंग है दिस इज अनएथिकल। और इन्होंने क्या किया था, वो ज्यादा कुछ किया नहीं था, लेकिन इन्होंने बस वार्निंग देके छोड़ दिया था। उसके बाद देखिए ये और एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जहां टेक महिंद्रा का जो सीईओ है, आपको पता होगा सीपी गुरनानी। तो इन्होंने बोला था कि मून लाइटिंग का इशू जो है ये रिसेंटली उभर के आया है और टेक महिंद्रा क्या करेगा, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगा जहां पे ये जो मून लाइटिंग इशू को एड्रेस किया जाएगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका क्या स्टांस है इसके बारे में हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा ये हमारा जो आईटी मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखरन, इन्होंने ये जो मून लाइटिंग का जो इशू है ना, इनको एक्चुअली सपोर्ट कर दिया है। इन्होंने एक चीज क्लियरली बोल दिया है कि मान लीजिए आपके पास स्किल्स है, ठीक है, आप वो स्किल्स को एक ही कंपनी तक या एक ही एरिया तक आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप उसको बहुत जगह लेके जा सकते हैं और वहां से क्या होता है, ये मोनेटाइजेशन या आप कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। इवन आप मान लीजिए आपके पास जो स्किल्स है ना, वो स्किल्स को आप बार बार अप्लाई जब करेंगे ना, तब वो स्किल्स क्या होता है, वो इंक्रीज होता जाता है। ये आपने किया होगा तो आपको ये सब चीजें पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले आते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या कुछ मतलब स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है, तो हम पूरा डायरेक्ट आ जाएंगे। देखिए और एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया था, ये जो स्विगी और जोमेटो है ना, इन्होंने इनका एक मून लाइटिंग पॉलिसी है जहाँ पे इन्होंने अपना जो परमानेंट एम्प्लॉय है उन्हें अलाउ कर दिया है कि आप वो दो काम कर सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे स्टेट लॉ। देखिए स्टेट का जो कुछ लॉज है ना, ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसके अंदर आप जाके पढ़ेंगे ना, वहां पे मून लाइटिंग का इशू को लेके कुछ बोला गया है। और एक चीज है कि ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। मतलब आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। तो ये जो फैक्ट्रीज एक्ट आता है ना, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। इसकी वजह से क्या होगा, दिल्ली का अलग होता है और मान लीजिए महाराष्ट्र का अलग होगा, वेस्ट बंगाल का अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होता है। तो
ओनली इंडिया में यही एक रूल्स रेगुलेशन है। अब इंडिया का तो रूल्स रेगुलेशन हमने समझ लिया, उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे, यूएस में देखेंगे। यूएस में देखिए, मान लीजिए जो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ना, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उनको ही प्रिवेंट किया जाता है कि मूनलाइटिंग आप नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं उन्हें मूनलाइटिंग करने का आज़ादी है। उसके बाद हम लोग और एक कंट्री देख लेंगे, जापान। जापान में देखिए अलाउ तो है, लेकिन प्रॉब्लम है कि मान लीजिए थोड़ा जो स्ट्रेस सेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये जो एयरवेज सेक्टर है, यहाँ पे आपको पता होगा एयरलाइंस में उनका जो सेक्टर है ना, वहाँ से पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन्हें जापान में जाओ, जो लोग जो एयरलाइन सेक्टर में काम करते हैं, तो उन्हें मूनलाइटिंग करने की मतलब आज़ादी है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपका जो प्राइमरी जॉब है ना, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी का कुछ इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए मूनलाइटिंग का इशू ये सामने क्यों आया। ये मूनलाइटिंग का इशू सामने तब आया उस टाइम पे, वो कोरोना के टाइम पे। आपको पता होगा ये कोरोना का देखिए एक आर्टिकल है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये अगस्त 29, 2020 में। उस टाइम पे क्या हुआ था, आईटी में ना बहुत ले ऑफ हो गया था। ठीक है, अब आपको पता होगा कोरोना के बाद क्या होगा कि हर किसी का जो जिंदगी है ना, वो थोड़ा अनसर्टेनिटी के ऊपर आ गया था। और उस टाइम पे क्या होता, मान लीजिए आप एक कुछ काम कर रहे थे और आपको अचानक से निकाल दिया गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्टिविटी और योर कॉम्पिटेंसी। लेकिन उस टाइम पे लोगों को ये समझ में आ गया कि आपको एक जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद ये एक दो सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने के चक्कर में एक्चुअली ये मूनलाइटिंग का इशू सामने आ गया है। और आपको पता होगा कोरोना के टाइम पे ये जो ना हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, मतलब जहाँ पे लोग को एकदम आप इकोनॉमी को क्लोज कर देंगे ना, उसके बाद ये आपको पता होगा होटल, रेस्टोरेंट, बार, ये सब बंद हो गया था। इवन आपको पता होगा ये जो एयरलाइंस जो सेक्टर है ना, इनको भी ऑलमोस्ट ये जो ट्रैवल पूरा रेस्ट्रिक्ट हो गया था। तो जिसके कारण यहाँ यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों का बहुत लाइफ इम्पैक्ट हुआ था। और जिसके वजह से लोगों ने क्या किया, एक जॉब के बजाय मोर देन वन जॉब इन लोगों ने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था।